आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। और आसानी के साथ एक एक प्रश्न को समझते जाएंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं और आसानी के साथ समझते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में कोई एक अंतर लिखिए। तो केंद्रीय बैंक किसको कहा जाता है? केंद्रीय बैंक हो गया RBI, ठीक है। और व्यापारिक बैंक होता है जो व्यापार के लिए किया जाता है, जैसे SBI, PNB, ये सब क्या हो गया? ये सब व्यापारिक बैंक हो गया। तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, केंद्रीय बैंक सभी व्यापारिक बैंक को नियंत्रण करता है और व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है। तो केंद्रीय बैंक सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है और जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि कर की परिभाषा दीजिए। तो सरकार के द्वारा मतलब कर लिया जाता है, उसको कहा जाता है कर जैसे किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विभिन्न संस्था से जो भी अधिभार या धन लिया जाता है उसको कर कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें है 3 नंबर सकल घरेलू उत्पाद जिसको GDP भी कहा जाता है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जिसको GNP भी कहा जाता है यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या अंतर है? देखिए, जो GDP होता है सकल घरेलू उत्पाद, ये घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा में जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्यों के योग को कहा जाता है GDP। और GNP देखिए पर N आ रहा है यानी नेशनल यानी राष्ट्रीय देश के द्वारा मतलब एक देश के नागरिक के द्वारा यानी यह देश के नागरिक के द्वारा देश के अंदर या देश के बाहर जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं उसको मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है यहाँ पर लिख भी दिए कि सकल घरेलू उत्पाद देश के घरेलू क्षेत्र में, देखिए सकल घरेलू क्षेत्र घरेलू उत्पाद घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु तथा सेवा के मौद्रिक मूल्य को बताता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद सामान्य निवासी यानी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के बाजार मूल्यों का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर है कि साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, साख सृजन बैंकों के द्वारा किया जाता है। किसके? वाणिज्यिक बैंक के द्वारा साख सृजन किया जाता है, ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा साख सृजन किया जाता है, लेकिन साख का कंट्रोल साख का नियंत्रण केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, RBI के द्वारा। तो यहाँ पर सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यापारिक बैंक के द्वारा साख का सृजन किया जाता है। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए। तो वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगाया जाता है उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर। जैसे कि आज का GST लगाया जा रहा था। GST क्या है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः वस्तु और सेवा पर लगाई जाती है जिसमें करापात और कराघात अलग अलग व्यक्ति और संस्था हो सकते हैं। देखिए, करापात और कराघात जिससे किसी दुकानदार को हम टैक्स लगा रहे हैं तो दुकानदार को तो टैक्स लगा रहा है, लेकिन दुकानदार वस्तु और सेवा को किसको बेच रहा है? किसी उपभोक्ता को बेच रहा है। तो देखिए, जो जिसको टैक्स लगा रहा है तो वो करापात हो रहा है और वस्तुओं को ये बेच दे रहा है, क्रेता को बेच रहा है, तो ये हो गया कराघात। तो GST कौन दे रहा है? यहाँ पर क्रेता दे रहा है, तो एक हो गया कराघात। तो करापात और कराघात यहाँ पर अलग अलग होता है, ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा GST, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। ये सब आ जाएगा अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न इसमें 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि एकाधिकार का अर्थ लिखे है। तो एकाधिकार किसको कहेंगे? जिसमें एक ही रहेगा, उसी का अधिकार रहेगा। जैसे एकाधिकार बाजार रहता है तो एकाधिकार बाजार में केवल एक ही विक्रेता रहता है। तो एकाधिकार का तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति या संस्था का अधिकार। अगला प्रश्न में 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? तो सरकारी बजट मतलब एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, यानी कितना एक वित्तीय वर्ष में कितना आय हुआ सरकार का और कितना व्यय हुआ, इसके लेखा जोखा को कहा जाता है सरकारी बजट। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आय और व्यय के लेखा जोखा को सरकारी बजट कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर 1 से 7 तक जो प्रश्न था यह था आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको एक प्रश्न में 2 अंक मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें आपको एक प्रश्न में आपको 3 अंक मिलेगा, ठीक है। तो चलिए उसमें देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि इसमें 9 नंबर प्रश्न है कि सरकारी बजट के उद्देश्यों को लिखिए। तो सरकारी बजट का उद्देश्य क्या है? ये सरकार में मुद्रास्फीति और अपस्फीति को ये नियंत्रण करता है, इसका मेन उद्देश्य यही है। तो नियंत्रण कैसे करता है? तो चलिए देख लेते हैं कि बजट के माध्यम से सरकार का उद्देश्य व्यापार में उतार चढ़ाव जैसे मुद्रास्फीति या अपस्फीति को रोकना है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार अपस्फीति के समय घाटे का बजट प्रस्तुत करता है। जब सरकार जब अपस्फीति रहता है यानी बाजार में जब मुद्रा
कम मात्रा में रहता है तो सरकार घाटे का बजट प्रस्तुत करता है ताकि बाजार में अधिक से अधिक मुद्रा आए और लोगों को रोजगार मिल सके। और जब मुद्रास्फीति रहता है तो मुद्रास्फीति के समय अधिशेष बजट प्रस्तुत करता है। मुद्रास्फीति के समय मतलब बाजार में मुद्रा ज़्यादा मात्रा में रहता है तो सरकार इस समय अधिशेष बजट प्रस्तुत करता है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य होता है कि बाजार से मुद्रा घट जाए। तो इसी प्रकार किसी भी देश के आर्थिक वृद्धि उस देश में हो रहे निवेश पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न इसमें है 10 नंबर प्रश्न क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की एक दोष का वर्णन कीजिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान, ठीक है। अभी तो मुद्रा आ गया तो वस्तु विनिमय प्रणाली अभी ये सब तो हट गया, लेकिन पहले वस्तु विनिमय प्रणाली होता था। जैसे दो व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति मान लेते हैं कि इसको किसी वस्तु की ज़रूरत होता है तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति को एक वस्तु लेता है और बी व्यक्ति इसके बदले में ए व्यक्ति से एक वस्तु लेता था। तो इसमें बहुत सारा दोष था, तो इसमें एक दोष का वर्णन करने के लिए कहा गया है, जो कि वर्णन हम करेंगे दोहरे संयोग का अभाव। तो दोहरे संयोग का अभाव ये होता है जैसे कि मान लेते कि एक यहाँ पर फिर समझते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति के पास मान लेते कि चावल है और उसको मान लेते हैं कि इसको कपड़ा की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति को मान लेते कि इसके पास कपड़ा है लेकिन इसको चावल ज़रूरत नहीं है, इसको मान लेते कि जूता ज़रूरत है। उसके बाद सी व्यक्ति है तो सी व्यक्ति के पास जूता है लेकिन इसको कपड़ा ज़रूरत नहीं है, इसको चावल ज़रूरत है। तो ए व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है कि ऐसे व्यक्ति कहाँ मिले जिसको चावल की ज़रूरत पड़े और उसके बदले में हमें वो कपड़ा देते, इसको ढूंढना पड़ता है कि ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलेगा। तो इस तरह का एक दोष था इसमें, ठीक है। तो चलिए इसमें लिख दे वही चीज़ हम यहाँ पर कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता है जब व्यक्ति के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही आपस में एक दूसरे से बदलने के लिए तैयार हो, परंतु ऐसा सदैव संभव नहीं है, मतलब हमेशा ये प्राप्त नहीं होता था। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति चावल के बदले में कपड़ा चाहता है तो वह विनिमय तभी कर सकेगा जब उसे ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके पास बदलने के लिए ना केवल कपड़ा हो बल्कि जिसे चावल की भी आवश्यकता है, परंतु व्यावहारिक जीवन में ऐसा दोहरा संयोग कठिनता से ही मिलती थी, ठीक है। अगला प्रश्न में 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि भुगतान शेष के चालू खाते के घटकों को लिखिए। तो भुगतान शेष के चालू खाते के घटक यहाँ पर 3 का उद्देश्य करेंगे। एक करेंगे दृश्य घटक, एक करेंगे अदृश्य घटक और एक करेंगे एक तरीय भुगतान, ठीक है। तो यहाँ पर भुगतान शेष के चालू खाते के घटक निम्नलिखित है। सबसे पहले करेंगे दृश्य वस्तुओं का निर्यात और आयात। दृश्य वस्तु यानी जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे दृश्य वस्तुओं का आयात और निर्यात चालू खाते की सबसे बड़ी घटक है। जैसे कि निर्यात की लेनदारी पक्ष यानी क्रेडिट साइड और तथा आयातों का देनदारी पक्ष यानी डेबिट साइड में रखा जाता है इसको। उसके बाद देखेंगे अदृश्य घटक जिसको हम लोग देख नहीं सकते यानी सेवाओं का आदान प्रदान। तो अदृश्य घटक में चालू खाते के अंतर्गत यात्रियों का खर्च, व्यापारिक उपक्रमों की सेवाएं, विशेषज्ञों की सेवाएं, निवेश आय तो सरकारी लेन देन को शामिल किया जाता है। उसके बाद देखेंगे एक पक्षीय अंतरण यानी केवल एक लोगों ही इसको वस्तु को देगा लेकिन दूसरा लोग इसको नहीं देगा, जैसे कि अनुदान, उपहार, गिफ्ट वगैरह जो मिलता है उसको कहा जाता है एक पक्षीय अंतरण। तो एक पक्षीय अंतरण वस्तु विदेशों से प्राप्त दान व उपहार आदि लेनदारी पक्ष और अन्य देशों को दिए गए इस प्रकार के दान व उपहार देनदारी पक्ष में रखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर देखेंगे। प्रश्न है कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर स्पष्ट कीजिए। मध्यवर्ती वस्तु उसको कहेंगे जो वस्तु किसी वस्तु के उत्पादन के लिए यहाँ पर काम आते हैं, जैसे कच्चा माल हो गया, ये सब कहेंगे मध्यवर्ती वस्तु। और अंतिम वस्तु जिस वस्तु के ऊपर फाइनल करेंगे, जिस वस्तु का प्रयोग किसी वस्तु का प्रयोग करने के लिए करेंगे, मतलब उस वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के उत्पादन में प्रयोग नहीं करेंगे, उसका यूज ही करेंगे, उसका प्रयोग ही करेंगे, उसको कहेंगे अंतिम वस्तु, ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु जो उद्योगों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है, जबकि अंतिम वस्तु ये वस्तु होती है जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम वस्तु के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, जैसे कि आय में कमी या वृद्धि। आय में कमी या वृद्धि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। अगर मेरे पास आय कम रहेगा तो उस वस्तु की मांग हम कम करेंगे, आय ज़्यादा होगा तो उस वस्तु की मांग हम ज़्यादा करेंगे। तो जब व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, तथा जब वस्तु की आय में कम होती है तो वस्तु की मांग में कमी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला इसमें आ जाएगा कि जलवायु या मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन के कारण भी वस्तु की मांग में परिवर्तन होती है, जैसे ठंडे के मौसम में रजाई की मांग बढ़ती है
और गर्मी के मौसम में रजाई की मांग ना के बराबर होती है। अगला है कि पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन। पूरक वस्तु जो वस्तु साथ साथ प्रयोग होते हैं, जैसे हो गया जूता मोजा हो गया, उसके बाद चाय और चीनी हो गया, ये सब साथ साथ प्रयोग करते हैं, उसको कहा जाता है पूरक वस्तु। और स्थानापन्न वस्तु जो वस्तु एक दूसरे के प्रयोग उपयोग करते हैं, जैसे हो गया चाय और कॉफ़ी, चाय के बदले कॉफ़ी या कॉफ़ी के बदले चाय। पेप्सी कोला कोको कोला बोल सकते हैं, पेप्सी के बदले कोका कोला या कोको कोला के बदले पेप्सी कोला। तो पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, चीनी की कीमत घटने पर लोग चाय की मांग बढ़ जाती है, और स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन भी प्रभावित करता है। जब चाय की कीमत बढ़ेगी तो लोग कॉफ़ी पीना अधिक पसंद करेगा, तो चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग बढ़ जाती है। अगला प्रश्न इसमें है 14 नंबर कि अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में यहाँ पर कुछ साधन स्थिर में रहता है और कुछ साधन परिवर्तनशील हो जाता है, जबकि दीर्घकालीन फलन में सभी साधन यहाँ पर परिवर्तनशील हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में निम्नलिखित अंतर है। अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन होता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन समान अनुपात उत्पादन फलन होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में परिवर्तनशील अनुपात होता है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में यहाँ पर समान अनुपात में रहता है। ठीक है, अगला है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का प्रयोग अनुपात बदलता है। अल्पकालीन में अनुपात बदल जाता है, लेकिन दीर्घकालीन उत्पादन फलन में स्थिति का पैमाना परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद कि अल्पकालीन उत्पादन फलन कारक के प्रतिफल को प्रकट करता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल को प्रकट करता है।